नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के थाना यमुना पार के गांव ढेरुआ की मिट्टी आज भी उस कहानी की गवाही देती है, जिसमें एक परिवार की खुशहाली धीरे धीरे बिखर कर एक भयावह अंत की ओर बढ़ गई। गांव ढेरुआ, जहां सुबह की शुरुआत बैलों की घंटियों और चूल्हों से उठते धुएं से होती थी, वहीं रहता था भागचंद, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान गांव में एक संपन्न और सम्मानित आदमी के रूप में थी। उसके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी और आज वही आंगन एक दिन मातम का साक्षी बनने वाला था। भागचंद का परिवार बड़ा था, 7 बेटे और 3 बेटियां। उसने हर बच्चे को पढ़ाने का सपना देखा था, लेकिन हालात और बच्चों की रुचि ने उस सपना को अधूरा छोड़ दिया। पढ़ाई भले ही ज्यादा न हो सकी, लेकिन उसने अपने बेटों को काम सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 बेटे शटर बनाने के काम में लग गए। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और घर में पैसे आने लगे। अब भागचंद के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई देती थी। हर शाम जब बेटे दिन भर की कमाई उसे सौंपते तो उसकी आंखों में गर्व तैर जाता। वो सोचता, मेहनत रंग लाई, अब मेरा परिवार सुरक्षित है। समय के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, भागचंद ने एक एक कर उनकी शादियां कर दी। उसके बेटे भूरा की शादी मथुरा में हुई और उससे छोटे बेटे खन्ना की शादी आगरा जिले के गांव मितावली इंकारपुर की कुसुमा से। कुसुमा एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जिसमें जीवन के संघर्ष और उम्मीद दोनों साथ साथ झलकते थे। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में मां मनिया, 3 बहनें और 1 भाई, बस यही उसका संसार था। जब वो खन्ना के घर आई तो उसने पूरे दिल से उस घर को अपना लिया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। खन्ना मेहनती था और शादी के बाद उसने अपने पिता को पैसे देना बंद कर दिया। अब वो अपनी कमाई से अपनी गृहस्थी संभालने लगा। कुसुमा को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने पति के साथ संतुष्ट थी। धीरे धीरे समय बीता और वो 2 बच्चों की मां बन गई। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है जो बिना किसी शोर के आता है, और यहां वो मोड़ था रामवीर। भागचंद की बेटी पिंकी की शादी राजस्थान के कस्बा कुम्हेरपुर के रामवीर से हुई थी। रामवीर एक खुशहाल परिवार से था। मजबूत कदकाठी, तेज नजरें और सबसे अलग उसका मजाकिया स्वभाव। शुरुआत में वो हर किसी को पसंद आता था। पिंकी भी उसके साथ खुश थी। ससुराल में उसे पूरा सम्मान मिलता था। धीरे धीरे एक और रिश्ता जुड़ा। रामवीर का छोटा भाई श्यामवीर भागचंद की छोटी बेटी किन्ना से शादी करके उसी परिवार का हिस्सा बन गया। अब दोनों बहनें एक ही घर में थी। रिश्ते और मजबूत हो गए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी सामान्यता के पीछे कुछ ऐसा पनप रहा था जिसे उस समय कोई नहीं समझ पाया। जब भी पिंकी मायके आती, रामवीर भी साथ आता और वहीं से शुरू होता था उसका एक अलग ही व्यवहार। वो हंसता, ठहाके लगाता और सबसे ज्यादा कुसुमा के आसपास मंडराता। पहले तो ये सब सामान्य मजाक जैसा ही लगा। वो कुसुमा को छेड़ता, हल्की फुल्की बातें करता और सबके सामने हंसता। कुसुमा भी मुस्कुराकर जवाब दे देती। उस समय तक ये सिर्फ एक देवर भाभी जैसा मजाक ही था, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, खन्ना। वो अक्सर रामवीर के इस व्यवहार को देखकर असहज हो जाता। कभी कभी वो गुस्से में बोल भी पड़ता, जीजा जी, हर बात की एक हद होती है, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। रामवीर हंसकर जवाब देता, अरे साले साहब, आप भी ना, सलहट से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? भाभी को तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती, जैसे वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हो।
बल्कि कुछ और छुपा रहा हो। खन्ना के भीतर धीरे धीरे एक बेचैनी जन्म लेने लगी थी, लेकिन वो उस बेचैनी को शब्द नहीं दे पा रहा था। वो कई बार अपने पिता भागचंद के पास गया। बाबूजी, जीजाजी को समझाइए, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन भागचंद ने हमेशा बात टाल दी। बेटा, दामाद से इस तरह की बात नहीं करते, वो मजाक ही तो करता है, 2 दिन रहता है, चला जाता है, इतनी सी बात पर रिश्ता खराब नहीं करते। खन्ना चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में जो शक का बीज पड़ा था वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। दूसरी ओर रामवीर को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वो हर बार ससुराल आता और वही सब दोहराता, और जब वह चला जाता तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा रह जाता। उस सन्नाटे में अक्सर खन्ना और कुसुमा के बीच झगड़े होते, कभी छोटी बात पर, कभी बिना बात के। तुम्हें मजाक अच्छा लगता है? खन्ना गुस्से में पूछता। कुसुमा पहले तो चुप रहती, फिर कहती, वो जीजाजी है, मजाक कर लेते हैं तो क्या हो गया? ये जवाब खन्ना के भीतर आग लगा देता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन अचानक खबर आई, पिंकी बीमार है। ये खबर सुनते ही भागचंद का दिल बैठ गया। वो तुरंत बेटे खन्ना को साथ लेकर कुम्हेरपुर पहुंचा। वहां जो देखा उसने सबको अंदर तक हिला दिया। पिंकी की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। उसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिंकी की मौत हो गई। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं मरी थी, उसके साथ एक परिवार की खुशियों का एक हिस्सा भी खत्म हो गया था। घर में मातम छा गया। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की चीखें और पुरुषों की खामोश आंखें, सब कुछ उस दर्द की गवाही दे रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पिंकी के बच्चों की जिम्मेदारी अब उसकी छोटी बहन किन्ना ने संभाल ली। और रामवीर, उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे क्या था ये कोई नहीं समझ पाया। पत्नी की मौत के बाद भी उसका ससुराल आना बंद नहीं हुआ, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा आने लगा। उसे पहले की तरह ही सम्मान मिलता रहा। कुसुमा भी पहले की तरह उसकी खातिरदारी करती रही, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। खन्ना के लिए ये सब सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। उसके मन में शक अब डर में बदलने लगा था। और वहीं कुसुमा के मन में एक नया भाव जन्म ले चुका था, आकर्षण। एक ऐसा आकर्षण जो धीरे धीरे उसके दाम्पत्य जीवन को खा रहा था। रामवीर और कुसुमा के बीच अब वो बातें होने लगी थी जो किसी सामान्य रिश्ते की सीमा से बहुत आगे थी। फोन पर लंबी बातचीत, छुप छुप कर मिलना और एक दूसरे के बिना बेचैनी, सब कुछ धीरे धीरे एक खतरनाक दिशा में बढ़ रहा था। एक दिन रामवीर ने कुसुमा से कहा, मथुरा में मिलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कुसुमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, घर वाले शादी में जा रहे हैं, मैं अकेली रहूंगी, तुम यही आ जाओ। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने आगे आने वाली हर घटना की नींव रख दी। उस दिन जब घर खाली था, जब चारों ओर सन्नाटा था, जब कोई देखने वाला नहीं था, रामवीर उस घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुसुमा ने दरवाजा बंद किया और उसी बंद दरवाजे के पीछे रिश्तों की सारी मर्यादाएं टूट गई। दरवाजा बंद होते ही जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी थी। बाहर दोपहर की धूप अपने पूरे ताप पर थी, लेकिन उस घर के भीतर एक अलग ही ताप पैदा हो चुका था। ऐसा ताप जो शरीर से ज्यादा मन और नैतिकता को जला रहा था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उन नजरों में झिझक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनकहा आकर्षण। रामवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले ही तय कर चुका हो कि आज क्या होने वाला है। कुसुमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वो पत्नी थी
दो बच्चों की माँ, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जो अपने भीतर उठ रही भावनाओं के आगे कमजोर पड़ती जा रही थी। डर रही हो? रामवीर ने धीमे स्वर में पूछा। कुसुमा ने नजरें झुका ली। नहीं, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। रामवीर ने उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उस स्पर्श में अपनापन नहीं था, वो एक चाहत थी जो अब तक छुपी हुई थी और आज खुलकर सामने आ रही थी। उस क्षण न रिश्तों की मर्यादा बची, न समाज का डर, बस बची थी एक खामोश स्वीकृति। और उसी खामोश स्वीकृति के साथ दोनों ने वो सीमा लांघ दी जिसके पार लौटना संभव नहीं होता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कुसुमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी, लेकिन वो चमक शांति की नहीं, बल्कि एक छुपे हुए राज की थी। वो पहले की तरह ही घर के काम करती, बच्चों का ख्याल रखती, लेकिन अब उसके भीतर एक रहस्य पल रहा था। रामवीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके व्यवहार में अब मजाक की जगह अधिकार आ गया था। फोन पर बातें बढ़ने लगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, कुसुमा धीरे से उठती, आंगन के एक कोने में जाती और धीमी आवाज में बात करती। तुम कब आओगे? जब तुम कहो। अब संभल कर आना। खन्ना को शक होने लगा है। उनकी बातें अब सिर्फ मिलन तक सीमित नहीं थी। अब वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हर राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। खन्ना के भीतर पहले से ही शक था। अब वो शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उसने कुसुमा के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती, और जब भी खन्ना उससे कुछ पूछता, वो उल्टा उसी पर चिल्ला पड़ती। एक रात जब खन्ना ने उससे पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो कुसुमा अचानक भड़क उठी। हर समय शक करते रहते हो। अगर इतना ही भरोसा नहीं है तो मैं मायके चली जाती हूं। यह पहली बार था जब उसने इस तरह जवाब दिया था। खन्ना सन्न रह गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था, लेकिन वो अभी भी सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। अब खन्ना अक्सर गुस्से में कुसुमा पर हाथ उठा देता। उसके मन में जो शक था वो उसे अंदर से खा रहा था। और दूसरी ओर कुसुमा अब उस रिश्ते में बंधी नहीं रहना चाहती थी। एक दिन जब वो रामवीर से मथुरा में मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब सहा नहीं जाता। उसने कांपती आवाज में कहा, खन्ना को शक हो गया है। वो छोटी छोटी बात पर मारता है। रामवीर कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं बात करूंगा उससे, उसने कहा। नहीं, कुसुमा ने तुरंत मना कर दिया। तुम कुछ मत कहना। अब तुम घर भी मत आना। हम बाहर ही मिल लिया करेंगे। लेकिन वो रुक गई। लेकिन क्या? रामवीर ने पूछा। कुसुमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई रास्ता निकालो। मैं कब तक ऐसे जीती रहूंगी? यह सवाल सिर्फ एक शिकायत नहीं था, ये एक मांग थी, मुक्ति की मांग। रामवीर अब सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में कई विचार घूमने लगे। तभी कुसुमा ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। चलो कहीं भाग चलते हैं। रामवीर ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्यामवीर भी उसी घर का दामाद है। अगर हम भाग गए तो उसका घर भी टूट जाएगा। उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ कि तुम्हें हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक खतरनाक योजना की झलक। समय बीतता गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर एक साजिश आकार ले रही थी। और फिर आया होली का दिन, रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन इस बार यह दिन एक नई घटना का गवाह बनने वाला था। रामवीर बिना बुलाए ही भागचंद के घर पहुंच गया। खन्ना ने जैसे ही उसे देखा, उसके भीतर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। घर में रंग गुलाल उड़ रहे थे,
लोग हंस रहे थे। इसी बीच रामवीर ने मौका देखा। वो कुसुमा के पास गया और अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक खुला इजहार था, सबके सामने। कुसुमा एक पल के लिए सन्न रह गई और अगले ही पल खन्ना का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाया और रामवीर पर टूट पड़ा। उसने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मारना शुरू कर दिया। रामवीर बचाव में बस यही कहता रहा, अरे मैं तो होली खेल रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खन्ना का गुस्सा रुकने वाला नहीं था। घर के लोगों ने बीच बचाव किया। किसी तरह रामवीर को छुड़ाया गया। लेकिन उस दिन सिर्फ एक झगड़ा नहीं हुआ था, उस दिन रिश्तों की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। उस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। खन्ना ने मन ही मन तय कर लिया, अब ये आदमी कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उसने कुसुमा को भी साफ कह दिया, अब संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी। कुसुमा पहली बार डर गई थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, अब वो रामवीर से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन वो रामवीर को नहीं जानती थी। उसके भीतर अब एक और आग जल रही थी, अपमान की आग। वो सोचने लगा, मुझे मारा गया, सबके सामने इसका बदला लेना होगा। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया, अगर खन्ना ही रास्ते से हट जाए। वो सोच में डूब गया तो न कोई रुकावट रहेगी, न कोई डर। उसके चेहरे पर एक धीमी खामोश मुस्कान उभरी। यहीं से एक हत्या की कहानी शुरू हो चुकी थी। रामवीर के मन में उठी वह एक खतरनाक सोच अब धीरे धीरे योजना का रूप ले चुकी थी। वो अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं रह गया था, वो एक ऐसा आदमी बन चुका था जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को खत्म करने के लिए तैयार था। उसके भीतर दो भाव एक साथ पल रहे थे, एक कुसुमा को पाने की जिद और दूसरा खन्ना से अपने अपमान का बदला लेने की आग। दोनों भाव मिलकर एक ऐसी साजिश को जन्म दे रहे थे जिसका अंत सिर्फ विनाश में होना था। होली के बाद भले ही रामवीर ने ससुराल आना बंद कर दिया था, लेकिन उसका संपर्क कुसुमा से खत्म नहीं हुआ था। अब दोनों पहले से ज्यादा सावधान हो गए थे। फोन उनके बीच का एकमात्र पुल बन गया था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर नींद में डूब जाता, कुसुमा धीरे से उठती, अपने फोन को छुपाते हुए आंगन या छत के कोने में चली जाती। तुम ठीक हो? रामवीर की धीमी आवाज फोन के उस पार से आती। ठीक कैसे रहूं? कुसुमा की आवाज में घुटन होती। हर दिन मार खाती हूं, हर बात पर शक करता है, बस थोड़ा और इंतजार करो। रामवीर कहता, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब ठीक कर दूंगा अब एक खतरनाक वादा बन चुका था। इधर खन्ना, वो अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं था। उसने खुद को काम में डुबो दिया था, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। वो कई बार कुसुमा को ध्यान से देखता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके हाथ नहीं लगता। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी ये लापरवाही ही आगे चलकर उसकी जिंदगी की आखिरी चूक बनने वाली थी। उधर रामवीर अब अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। वो जानता था सीधे हमला करना खतरनाक होगा। उसे पहले खन्ना का भरोसा जीतना होगा और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना होगा। 27 अगस्त 2015 की सुबह गांव ढेरुआ में हर दिन की तरह ही शुरुआत हुई थी। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के घरों की दीवारों पर फैल रही थी। खन्ना अपने घर में था। वो रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खन्ना, दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई। खन्ना ने दरवाजा खोला। सामने था शटरिंग ठेकेदार अजीत चौधरी।
अजीत, जिसके साथ खन्ना लंबे समय से काम कर रहा था। दोनों के बीच सिर्फ काम का नहीं बल्कि भरोसे का भी रिश्ता था। चलो जल्दी चलना है, अजीत ने कहा। आज ही काम पूरा करना है, पार्टी इंतजार कर रही है। खन्ना ने सिर हिलाया। ठीक है, बस 2 मिनट। वो अंदर गया, जल्दी से कपड़े बदले और फिर अजीत के साथ निकल गया। उस समय घर में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 2 मिनट की बात एक जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगी। दिन भर खन्ना काम में लगा रहा। शटर बनाने का काम कठिन होता है। लोहे की चादरें, मशीनों की आवाज, पसीना और मेहनत। अजीत और खन्ना दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था। शाम होते होते काम खत्म हो गया। अजीत ने अपने हिस्से का काम समेटा और खन्ना से कहा, मैं चलता हूं, तुम भी घर निकल जाओ। खन्ना ने हामी भर दी, लेकिन उस दिन उसका घर जाने का इरादा कुछ और था। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। उसी समय खन्ना के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमका, रामवीर। कुछ पल के लिए खन्ना रुका। उसके मन में एक झिझक थी, लेकिन फिर उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसने धीमे स्वर में कहा। खन्ना, आज मिलो मुझसे, रामवीर की आवाज आई। चलो आज साथ में खाना खाते हैं, सब पुरानी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर खन्ना चुप हो गया। उसके मन में कई विचार आए। क्या यह सच में सुधर गया है? क्या यह रिश्ते को ठीक करना चाहता है? उसने सोचा, अगर यह सच में बदल रहा है तो मुझे भी एक मौका देना चाहिए। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। कहाँ मिलना है? रामवीर ने उसे एक जगह बताई, शहर के एक ढाबे के पास। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। ढाबे के बाहर टिमटिमाती लाइटें, चारों ओर फैली हल्की धूल और दूर से आती ट्रकों की आवाजें। खन्ना वहां पहुंचा। कुछ ही देर में रामवीर भी वहां आ गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर रामवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खन्ना ने भी अपने मन को समझाया और उसके साथ अंदर चला गया। ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ शराब के गिलासों में डूबे हुए थे। रामवीर ने खाना मंगवाया और साथ में शराब भी। आज खुलकर पीते हैं, उसने कहा। खन्ना ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसने गिलास उठा लिया। शायद वो उस रात सब कुछ सामान्य करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। एक के बाद एक गिलास खाली होते गए। रामवीर बार बार खन्ना का गिलास भरता रहा। और पियो, वो कहता, आज कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे खन्ना का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसकी आंखें भारी हो गई। बोलने की क्षमता कमजोर पड़ने लगी। वो अब पूरी तरह नशे में था। रामवीर ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दोस्ती, सिर्फ एक ठंडी योजना। ढाबे से बाहर निकलते समय खन्ना लड़खड़ा रहा था। रामवीर ने उसे सहारा दिया। आओ, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन यह छोड़ना घर तक नहीं था। एक टेम्पो पहले से तैयार था। रामवीर ने किसी तरह खन्ना को उसमें बैठाया। टेम्पो धीरे धीरे सुनसान रास्ते की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी होती जा रही थी और साथ ही एक जिंदगी अपने अंत के करीब पहुंच रही थी। कुछ देर बाद टेम्पो एक सुनसान जगह पर रुका। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं। रामवीर ने खन्ना को बाहर निकाला। वो लगभग बेहोश था। रामवीर ने उसे जमीन पर लिटाया। कुछ पल के लिए वो उसे देखता रहा। उसके सामने पड़ा था वो आदमी जिसने उसे सबके सामने मारा था, जो अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा था। रामवीर ने अपनी बनियान उतारी और अगले ही पल उसने उसे खन्ना के गले में कस दिया। रामवीर के हाथों में पकड़ी वो बनियान
अब सिर्फ कपड़ा नहीं रह गई थी, वो एक हथियार बन चुकी थी। खन्ना की सांसें पहले ही शराब के नशे में लड़खड़ा रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। वो न पूरी तरह होश में था, न पूरी तरह बेहोश। जैसे ही रामवीर ने बनियान उसके गले में कसी, खन्ना का शरीर एक झटके से हिला। उसने कमजोर सी कोशिश की, हाथ उठे, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी। उसकी उंगलियां हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करती रहीं, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ गई। रामवीर का चेहरा उस वक्त पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक ठंडी गणनात्मक क्रूरता। कुछ ही मिनटों में खन्ना का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। उसकी सांसें थम चुकी थी। एक जिंदगी जिसने अभी कुछ घंटे पहले ही उम्मीद के साथ घर से कदम बाहर रखा था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। रामवीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे बनियान को गले में वैसे ही छोड़ दिया ताकि ये एक सामान्य गला घोंटने की घटना लगे। फिर उसने खन्ना के शव को उठाया और पास ही स्थित चैतन्य अस्पताल के सामने खाली पड़े प्लॉट की ओर ले गया। वो जगह सुनसान थी। रात के उस समय वहां किसी का आना जाना नहीं था। रामवीर ने शव को वहां फेंक दिया। एक पल के लिए वो रुका। उसने शव को देखा और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसके कदमों में अब कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे उसने कोई बड़ा काम पूरा कर लिया हो। उधर गांव ढेरुआ में रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। घर के आंगन में कुसुमा बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। खन्ना अभी तक घर नहीं लौटा था। समय बीतता जा रहा था और उसके साथ साथ घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर क्यों हो गई? भागचंद ने बेचैनी से कहा। कुसुमा ने फोन उठाया, खन्ना को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। शायद काम में फंस गया होगा, उसने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे सब पता था, या शायद वो अंदाजा लगा चुकी थी। रात और गहरी हो गई। अब चिंता डर में बदल चुकी थी। घर वालों ने अजीत चौधरी को फोन किया, क्योंकि वही सुबह खन्ना को साथ ले गया था। खन्ना तो शाम को ही काम खत्म करके चला गया था। अजीत ने जवाब दिया, मैं तो अपने घर आ गया हूं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। अगर वो काम से निकल चुका था तो गया कहां? यह सवाल हर किसी के मन में था। उस रात घर का कोई भी सदस्य ठीक से सो नहीं पाया। हर आहट पर दरवाजे की ओर नजर जाती। हर गुजरती घड़ी के साथ चिंता बढ़ती जाती। सुबह की पहली किरण के साथ ही खोज शुरू हो गई। गांव के लोग भी साथ आ गए। हर गली, हर रास्ता, हर संभावित जगह सब खंगाल डाली गई, लेकिन खन्ना का कोई पता नहीं चला। तभी एक खबर आई, चैतन्य अस्पताल के सामने खाली प्लॉट में एक लाश पड़ी है। यह सुनते ही भागचंद का दिल धड़क उठा। वो बिना कुछ सोचे वहां दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे परिवार के बाकी लोग भी। जैसे ही भागचंद ने उस लाश को देखा, उसकी चीख निकल गई। खन्ना! वो जमीन पर बैठ गया, अपने बेटे के निर्जीव शरीर को सीने से लगा लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुसुमा भी वहां पहुंची। उसने जैसे ही शव देखा, एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन उस रोने में कुछ था जो पूरी तरह सच्चा नहीं लग रहा था। खबर मिलते ही थाना यमुना पार के थाना प्रभारी संतोष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शव जमीन पर पड़ा था। गले में बनियान बंधी हुई थी। शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। गला घोंटा गया है, थाना प्रभारी ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी नजरें हर छोटी बड़ी चीज पर जा रही थी। जमीन के निशान, आसपास के पैरों के चिन्ह, शव की स्थिति, सब कुछ कुछ कह रहा था।
बस उसे समझने की जरूरत थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर भागचंद का शक सीधा अजीत चौधरी पर गया। वही उसे घर से ले गया था। उसने पुलिस से कहा उसी ने कुछ किया होगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और तुरंत कार्रवाई करते हुए अजीत चौधरी को उसके गांव कुढ़वारा से हिरासत में ले लिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। अजीत चौधरी घबराया हुआ था, लेकिन उसकी बातों में एक स्थिरता थी। मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो बार बार कहता, खन्ना मेरे साथ काम करता था, हमारा कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस ने उससे अलग अलग तरीके से सवाल किए, समय, जगह, काम, लोगों के नाम, लेकिन हर बार उसके जवाब एक जैसे रहे। थाना प्रभारी संतोष कुमार अनुभवी थे। उन्होंने कई अपराधियों को देखा था। उनकी आंखों में झूठ पहचानना उन्हें आता था। कुछ देर बाद उन्होंने अजीत को ध्यान से देखा और फिर कहा, इसे छोड़ दो। उनके अनुसार अजीत इस हत्या में शामिल नहीं था। जब यह खबर खन्ना के परिवार तक पहुंची तो वे भड़क उठे। वे थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे, कातिल को छोड़ दिया, इसे जेल भेजो। उनकी आवाजों में दर्द था और गुस्सा भी। भीड़ में एक चेहरा सबसे ज्यादा सक्रिय था, रामवीर। वो सबसे आगे खड़ा था, पुलिस पर दबाव बना रहा था, जैसे उसे न्याय चाहिए, या शायद जैसे वो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता हो। थाना प्रभारी ने किसी तरह भीड़ को शांत किया। हम असली अपराधी को पकड़ेंगे, आप भरोसा रखें। इसके बाद जांच एक नए मोड़ पर पहुंची। पुलिस ने खन्ना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और यहीं से सच की पहली ठोस कड़ी सामने आई। कॉल डिटेल्स में आखिरी कॉल रामवीर की थी। थाना प्रभारी की आंखों में एक चमक उभरी। रामवीर, उन्होंने धीमे से कहा। अब शक की सुई एक नई दिशा में घूम चुकी थी। पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे एक एक कर बातें सामने आने लगी। होली का झगड़ा, रामवीर का व्यवहार, कुसुमा के साथ उसकी नजदीकियां, सब कुछ जोड़ते जोड़ते एक तस्वीर बनने लगी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हत्या का कारण साफ नजर आ रहा था, लेकिन अभी सबूत चाहिए थे। और तभी एक और खबर आई, रामवीर घर से गायब है। ये खबर जांच को और मजबूत कर गई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि वो सही दिशा में बढ़ रही है। थाना यमुना पार के थाना प्रभारी संतोष कुमार अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उनके अनुभव ने उन्हें साफ संकेत दे दिया था कि इस हत्या के पीछे कोई साधारण कारण नहीं, बल्कि गहरे रिश्तों का उलझा हुआ जाल है। नजर रखो उसके घर पर। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। रामवीर को शायद ये आभास हो चुका था कि पुलिस अब उसके करीब पहुंच चुकी है, इसलिए वो सीधे घर नहीं लौट रहा था। वो इधर उधर छुपता फिर रहा था। हर आहट पर चौकन्ना हो जाता, हर चेहरे में शक ढूंढने लगा था। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, कहीं न कहीं वो गलती जरूर करता है, और वही गलती रामवीर से भी हुई। कुछ दिन बाद शाम का समय था। गांव की गलियों में रोज की तरह हलचल थी। तभी रामवीर चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ा। शायद उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, घात लगाए बैठे सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। कहां भाग रहे थे? एक सिपाही ने कड़क आवाज में कहा। रामवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे तुरंत थाने ले जाया गया। थाने का कमरा, एक कुर्सी और सामने बैठे थाना प्रभारी संतोष कुमार। रामवीर के माथे पर पसीना था। बताओ, खन्ना के साथ क्या किया? थाना प्रभारी ने सीधे सवाल किया। रामवीर ने नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता साहब। मैं तो। झूठ मत बोलो। आवाज तेज हुई। तुम्हारी कॉल आखिरी थी। तुम गायब थे और अब पकड़े गए हो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रामवीर की सांसें तेज हो गई।
उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। क्या कहूं, कितना छुपाऊं, क्या बच सकता हूं? लेकिन सामने बैठे अधिकारी की नजरें जैसे उसकी हर परत को पढ़ रही थी। कुछ देर की सख्ती, कुछ सवाल, कुछ चुपिया, और फिर रामवीर टूट गया। उसके भीतर जमा हुआ सारा झूठ बिखर गया। हां, मैंने ही मारा है, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। उसके बाद जो उसने बताया वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, वो रिश्तों के पतन की कहानी थी। मेरे कुसुमा से संबंध थे। उसने सिर झुकाते हुए कहा। यह स्वीकारोक्ति जांच का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसने एक एक बात बताई। कैसे पहले मजाक शुरू हुआ, कैसे वो आकर्षण में बदला, कैसे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सही गलत की सीमा मिट गई। खन्ना को शक होने लगा था। रामवीर बोला, वो उसे मारता था। कुसुमा परेशान थी। उसकी आवाज में अब सफाई थी, जैसे वो अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। दोनों ने मिलकर फैसला किया। उसने कहा कि खन्ना को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनते ही जांच पूरी तरह साफ हो गई। अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक साजिश थी। रामवीर ने पूरी योजना बताई। कैसे उसने पहले खन्ना का भरोसा जीता, कैसे उसे खाने के बहाने बुलाया, कैसे शराब पिलाकर उसे कमजोर किया, और फिर मैं उसे टेम्पो में ले गया। उसकी आवाज धीमी हो गई और बनियान से उसका गला घोंट दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। इतनी सहजता से, इतनी ठंडेपन से एक इंसान ने दूसरे इंसान की जिंदगी खत्म कर दी थी। रामवीर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अगला कदम उठाया। अब बारी थी कुसुमा की। पुलिस टीम सीधे उसके घर पहुंची। कुसुमा उस समय घर में थी। जब पुलिस ने उसे बताया कि रामवीर ने सब कुछ कबूल कर लिया है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। नहीं, ये झूठ है, वो घबराई आवाज में बोली। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के पास सबूत थे, बयान था और एक पूरी कहानी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर गांव में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। कुसुमा ऐसा कैसे कर सकती है? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। भागचंद के घर में फिर से मातम छा गया। एक बेटा पहले ही जा चुका था और अब बहू भी अपराधी बनकर सामने आई थी। भागचंद के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर गलती कहां हुई? कुसुमा के मायके वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वे बार बार कहते रहे, लेकिन सच्चाई अब सामने थी और वो किसी के इनकार से बदलने वाली नहीं थी। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। अदालत की सीढ़ियों पर खड़े रामवीर और कुसुमा अब वो लोग नहीं थे जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। अब वे सिर्फ दो आरोपी थे। एक हत्या के मामले में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल की सलाखों के पीछे शायद पहली बार उन्हें अपने फैसलों का वजन महसूस हुआ होगा। एक रिश्ता जो आकर्षण से शुरू हुआ था, एक परिवार जो खुशहाल था, सब कुछ एक गलत कदम के कारण बिखर गया। गांव ढेरुआ आज भी वही है, वही रास्ते, वही घर, लेकिन वहां के लोग जब इस घटना को याद करते हैं तो एक खामोश सिहरन उनके भीतर दौड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये उस सच्चाई की कहानी है जहां रिश्तों की सीमाएं टूटती है और उनके टूटने की कीमत किसी की जान बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।